सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अगर उनका बाल बच्चा जिंदा रहा तो 30 साल के बाद देखेगा या 30 करोड़ 60 करोड़ की तादाद में बदलेगा और हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे भूमि पूजन की। वो भूमि पूजन जो भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके मंदिर का भूमि पूजन। इस भूमि पूजन का काफ़ी लिब्रांडुओं ने विरोध किया था, लेकिन आखिरकार ये भूमि पूजन हो ही गया। विरोध चाहे कितना भी हो, लेकिन भूमि पूजन तो होकर रहेगा। भूमि पूजन वर्सेस सूजन। अगली खबर पर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर हमला हो जाता है। पश्चिम बंगाल, जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी राजधानी का निर्माण किया, जहां पर सबसे पहले उन लोगों की हुकूमत और कानून बना, और जहां पर तकरीबन 3 दशकों तक कम्युनिस्टों ने राज किया, लेकिन फिलहाल जो शासन वहां पर चल रहा है, उसकी संरक्षण में, उसके देखरेख में हम लोग भी देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भी सुरक्षित नहीं है। अब आप जरा सोचिए कि वहां पर आपके भाइयों बहनों की क्या स्थिति रही होगी, उन हिंदुओं की जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं और उसका पालन करना चाहते हैं। आप जरा सोचिए कि उस आम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कार्यकर्ता की क्या दुर्गति होती होगी जो वहां पर रहता है और उसका पालन करना चाहता है। उन लोगों की क्या स्थिति होती होगी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते होंगे। आप जरा वापस से सोचिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी के ऊपर ईंट पत्थरों से हमला होता है। आम इंसान की स्थिति क्या है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो पश्चिम बंगाल के वहां के दृष्टा लोग हैं, वो इस बात को बताते हैं कि सारी खबरें तो मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचती भी नहीं हैं। वहां पर खबरों को दबा दिया जाता है। जहां पिछले 40-50 साल से इसी तरीके की हुकूमत चल रही हो, वहां के ब्लड में भी इस प्रकार का भय, इस प्रकार का डर घर कर जाता है। वहां का जो सिस्टम है वो भी इसी प्रकार के जो डर हैं उनको कायम रखने के लिए काम करता है। आप जरा सोचिए कि श्री राम का नारा लगाने हेतु ही पुलिस उसको एबडक्ट कर लेती है, जेल में डाल देती है। क्या पुलिस शासन को यह नहीं पता कि भैया एक नारा ही तो है, इससे किसी को क्या चिढ़ हो सकती है और इससे क्या राज्य की सुरक्षा खतरे में आ सकती है? लेकिन नहीं। आप जरा सोचना, आराम से बैठ करके सोचना कि उस राज्य के अंदर हमारे भाइयों बहनों की क्या स्थिति होती होगी। अब आप जरा सोचना कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के लिए तो संरक्षण मांगा जाता है, लेकिन एक आम कार्यकर्ता को मार काट करके पेड़ पर टांग दिया जाता है, या तो दबा दिया जाता है, या तो जला दिया जाता है, या तो रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है, या नालों में फेंक दिया जाता है। अब आप जरा सोचना कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के लिए आज किसान किस तरीके से आंदोलनरत है, और आप क्या इसको किसान आंदोलन मानने के लिए तैयार हैं? अब आप सोचना कि दिलजीत दोसांझ की मामा आज उन भारत के टुकड़े करने वाले लोगों को, भारत को गाली देने वाले लोगों को, अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के लिए विधवा विलाप करने वाले लोगों को, जेएनयू में खड़े होकर के हिंदुओं को गाली देने वाले लोगों को, वहां पर लगी हुई स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को दूषित करने वाले लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने दिल्ली के अंदर हिंदू विरोधी आंदोलन करवाया, उन लोगों को जिन्होंने हिंदू विरोधी हिंसा भड़कवाई, उन लोगों को जिन्होंने करोड़ों रुपए केवल हिंदुओं को जलाने के लिए समाप्त कर दिए, उन लोगों को जिन्होंने पिछले 8-10 महीने से पूरा आंदोलन का रोड मैप तैयार किया हुआ था, उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान और चीन से लेकर के अरब कंट्रीज तक का पैसा लिया हो भारत में आग लगाने के लिए, पिछले साल इन्हीं दिनों की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली दंगों की, उन लोगों को आजाद कराने के लिए आज दिलजीत दोसांझ की मामा हाथ में बोर्ड लेकर के खड़ी हुई हैं और वो कह रही हैं कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे आतंकवादियों को छोड़ दो। ये शर्जील इमाम और ये उमर खालिद कब से किसान बने, और या फिर ये जो मामा हैं और ये जो इनके बावा हैं, ये कब से आतंकवादी या फिर जेएनयू में पढ़ने वाले स्टूडेंट बने? और उन मामलों का किसानों के आंदोलन से क्या मामला है?
क्या सीधा संबंध है, क्या कनेक्शन है, जरा सोचना। अलगाववादी कनेक्शन, सेपरेटिस्ट का कनेक्शन। वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं और वो खालिस्तान में जाना चाहते हैं, इसलिए गठजोड़ बनाया गया है। कुछ सोचने समझने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी, इसमें कुछ भी माइंड लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप जरा सोचना कि इन लोगों के आंदोलन में जितने भी ये सिंगर्स, जितने भी एक्टर्स या जितने भी स्पोर्ट पर्सन्स जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने कितना हंगामा मचाया था जब दिलजीत दोसांझ की मावा के लिए एक वर्ड कह दिया गया था। उसके बाद में योगराज सिंह ने आज से 800 साल पूर्व जाइए तब से लेकर के और अब तक की हिंदुओं की हर मां बहन बेटी को गाली दी, लेकिन मावा वाले दिलजीत दोसांझ या फिर उसके जितने भी भाई बंधु हैं, उन सब ने एक भी वर्ड निकाला क्या अपने मुंह से? हिंदू बहन बेटियों के मान सम्मान के रक्षार्थ एक भी वर्ड बोला क्या? और ये सिख जोन से आज हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, ये कोई आसमान से नहीं टपके हैं, ये हमारे ही पूर्वज, हमारे ही बाप दादाओं की बनाई हुई एक फौज थी। पंच प्यारे कौन थे? ये जो गुरु साहब पैदा हुए तो वो पूर्व में कौन थे? इस पर मैं 1000 बार क्वेश्चन कर चुका हूं और अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। पर आप जरा सोचना कि उन लोगों में हम लोगों ने जब विलय किया, सेनाएं बनाई, खालसा पंथ को मजबूत किया, तो क्या वो कौम अब अलग कुछ ऐसा नहीं बना सकती है क्या? वीर समाप्त हो गए क्या? वीर चुन करके सारे के सारे उधर ही चले गए थे क्या? ताकत अब भी है, हिम्मत अब भी है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी झेलने की, सहिष्णुता की अपर लिमिट है। यानी कि हम झेलते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, इसकी भी सुन रहे हैं, उसकी भी सुन रहे हैं, बड़े हैं ना, इसलिए सबकी सुन लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छोटे वाले सिर पर मूतना शुरू कर दें। और यही बात मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बड़े प्यार से समझाई थी। आप जरा सोचना कि भीमा कोरेगांव में जहां पूरे 1 साल से हिंसा भड़काने के लिए आतंकवादी, सेपरेटिस्ट, नक्सलवादी, कम्युनिस्ट तैयारियां कर रहे थे, जब उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन कुछ लोगों ने मिलकर के ये योजना तक बनाई कि किस प्रकार से रोड रैली में, जिस समय पर रोड पर रैली निकलती है, नरेंद्र मोदी को हम बम से या मिसाइल से उड़ा देंगे। उन्होंने उसके लिए असला तक तैयार किया, रोड मैप तक तैयार किया। उन लोगों को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो आज किसान आंदोलन में दिलजीत दोसांझ की मावा खड़ी होकर के बोर्ड लेकर के खड़ी होती है कि उन सारे के सारे सेपरेटिस्ट्स को छोड़ दीजिए। आप जरा सोचना कि दिल्ली को जिस प्रकार से घेर करके चाक चौबंद लगाया हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट, जिसने पिछले 2 महीने पहले ही कहा था अक्टूबर में कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, मौलिक अधिकार है ये प्रत्येक व्यक्ति का, कि आप रोड को जाम करके नहीं बैठ सकते क्योंकि जो अंदर रहने वाले लोग हैं उनके जो अधिकार है उनका हनन होता है। समझ रहे हैं आप? अभी की बात है, अभी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जुबान नहीं खुली है। कब खुलेगी? जब वो 6 महीने बीत जाएंगे, जब वही पिछले साल की तरह जनवरी फरवरी की तरह पुलिस वाले मारे जाएंगे, उनको भीड़ पीट पीट करके मार देगी, फिर 8-10 महीने बीतेंगे, फिर सन 2021 के अक्टूबर नवंबर में फिर से सुप्रीम कोर्ट का बयान आएगा कि इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि भाई ऐसा है ना कि वहां पर दिल्ली में रहने वाले जो आम लोग हैं उनके जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है। यही होगा। अभी नहीं खुलेगी किसी की भी आंख। और मुझे तो पता नहीं ये दिल्ली वाले लोग कैसे हैं कि आए दिन इनको कोई भी पिंजरे में डाल करके बंधक बना लेता है और भाई ये कुछ बोलते ही नहीं है। इनको कोई होश आश है ही नहीं। इनको बस यही लगता है कि भैया वो बाहर के रोड पर बैठे हुए हैं लोग, बस। भाई साहब, सबसे ज्यादा टैक्स आप लोग देते हैं, सबसे ज्यादा जो पूरे देश के अंदर काम दाम होता है उसके लिए सबसे ज्यादा सहयोग आप लोग करते हैं। आप लोगों की जान पूरी तरीके से सुई की नोक पर रखी हुई है। जो भी आतंकवादी धमकी देता है, दिल्ली को उड़ाने की धमकी देता है, आप लोग सबसे महंगी जमीनें खरीदते हैं यहां पर रहने के लिए, आप सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं और सबसे ज्यादा इरिटेटिंग पर्सन को आपने सीएम बनाया हुआ है। वो तो सबसे ज्यादा कॉस्टली चीज है जो आप लोग झेल रहे हो। ये सारा कुछ करने के बावजूद फिर भी आप देखिए कि देश की राजधानी है भाई, इसको आप कैसे चौक होने देंगे? आपसे नजदीक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे सचिवालय, हर सांसद आपका वहीं बैठा हुआ है, फिर भी आप जाकर के नहीं कह सकते। मुझे डर किस बात का है? मुझे डर इस बात का है कि 84 से पहले जितने दंगे हुए उसमें भी यही हुआ था। 84 में जो नरसंहार हुआ उसमें भी यही हुआ था। अभी जो दिल्ली में हुआ है उसमें भी यही हुआ है। कोई सुख बुगाहट नहीं थी, अचानक से सब कुछ हो गया
और हुआ क्या, वो आंदोलन 56 लोगों का खून पी करके गया था, उससे पहले 4-5 हजार लोगों का पी के गया था। सारे के सारे ऐसे होते हैं। ये रोड ब्लॉक करना, ये सब चीज शुरू में शांति लगेगी, पर आपको संकेत नहीं मिल रहा है कि जब शर्जील इमाम को छुड़वाने की बात हो रही हो, जब उमर खालिद को छुड़वाने की बात हो रही हो, जब सेपरेटिस्ट को छुड़वाने की बात हो रही, नक्सलियों को छुड़वाने की बात हो रही, तब ये 3 शर्तों से मामला अब आगे बढ़ता जा रहा है। धारा 370-35 तक पहुंच चुका है, हलाला तक पहुंच चुका है, 3 तलाक तक पहुंच चुका है। मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। और ये होगा अगर अभी भी सरकार ना जागी। जरा सोचना कि जब किसी पार्टी के, जो कि केंद्र में पार्टी है, जिसके सबसे अधिक राज्यों में सरकारें हैं, उसके अध्यक्ष तक को यार मार दिया, तो भैया आप लोगों की क्या औकात है। पुलिस तो खुद भागती है, आपने देखा नहीं है दिल्ली में पुलिस खुद भागती है, आप लोगों को बचाने के लिए नहीं आएगी। जिन लोगों ने अपना एजेंडा पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया है कि अगले 20-30 साल के अंदर अगर हिंदुओं के बच्चे बचे तो वो खुद देखेंगे कि हम 30 से 60 करोड़ होंगे और इसको एक इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, तो आप लोगों को क्या समझ नहीं आता कि उन लोगों का जो दिमाग का जो चैनल है वो कहां चल रहा है, उन लोगों की प्लानिंग कहां चल रही है। उन्होंने हर चीज को हाईजैक कर रखा है और आप लोग किसी और ही हवा में हो। रोज आकर के आप लोगों को समझाता हूं, इसी वजह से समझाता हूं क्योंकि ये चिंता बहुत बड़ी है, उन लोगों की तैयारी, उन लोगों की प्लानिंग्स बहुत बड़ी हैं और आप लोग उस लेवल तक कभी सोच तक नहीं सकते। ज्यादा कुछ मत करो यार, ज्यादा कुछ मत करो, पर कम से कम उसके लिए आवाज तो उठा सकते हो। आप लोग कह तो सकते हो कि भैया ये नहीं चलेगा। वो भी लोग हैं जो अपने फेक एजेंडा को लेकर के रोड ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। आपका भी तो कुछ एजेंडा होगा, आपके भी तो अपने कुछ अधिकार हैं, उनको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए, राष्ट्रपति के पास पहुंच जाइए, ज्यादा नहीं तो डीएम के पास पहुंच जाइए, कुछ तो कीजिए। या आप इंसान ही नहीं हैं? अगर नहीं है तो वीडियो बंद कर दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।